GN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वो दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन इनकी सूरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर चांद शर्मा जाए, दूसरी इतनी बदसूरत कि इसको देखकर घिन आए। इनके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। दोनों एक छोटे से घर में रहती थीं और घर का खर्च चलाने के लिए मोहल्ले पड़ोस वालों के कपड़े सिया करती थीं। बड़ी बहन का नाम ज़रीना था, वो बेहद बदसूरत थी। छोटी बहन का नाम शरीना था, वो बेइंतहा खूबसूरत थी, इसलिए ज़रीना उससे जलती थी। मशहूर तो ये था कि ज़रीना भी बड़ा काम करती है, मगर सच्ची बात ये थी कि वो घर घर जाकर लोगों से कपड़े ले आती। यूँ ज़रा सैर सपाटा भी हो जाता था। ये सारे कपड़े लाकर शरीना के आगे ढेर कर देती और ख़ुद सिले हुए कपड़ों के पैसे बटोरने निकल जाती। इधर बेचारी शरीना घर का सारा काम करती और कपड़े भी सीती, उन्हें रंगती, उन पर बैल बूटे बनाती। सारा दिन यही करती रहती, सारी रात यही करती रहती। कपड़े सी सी कर, बूटे काट काट कर उसकी आंखें रह गईं। पहले से कम दिखाई देने लगा। ईद के दिन नज़दीक थे और काम बेहद था। गुप अंधेरी रात में कड़वे तेल का दिया भला कितनी रोशनी देता। बेचारी शरीना रोज़ाना की तरह कपड़े सी रही थी। उधर वो टाँकों पर टाँके भर रही थी और इधर काहिल बदसूरत ज़रीना खराटों पर खराटे ले रही थी। धीरे धीरे दिए का तेल ख़त्म होने लगा, लेकिन शरीना का काम था कि ख़त्म होने को नहीं आ रहा था। आखिर दिए में पड़ी हुई रुई की बत्ती खुश्क हो गई, दिया बुझ गया। शरीना भी टाँके भरती रही और करती भी क्या, सुबह उसे सारे कपड़े सीकर वापस करने थे। अगर वो ऐसा ना करती तो अपने अंजाम का उसे पता था। उसे मालूम था ज़रीना बड़ी जालिम है। सुबह उठकर पहला काम वो यही करती कि शरीना से रात भर के काम का हिसाब लेती। बड़ी बहन के खौफ से वो अंधेरे में टटोल टटोल कर अंदाजे से सीती रही। कपड़े तो सिलते रहे, मगर उसकी उंगलियां सुई की नोक से छिद छिद कर जख्मी होती गईं। जब सुबह होने को आई तो शरीना का दिल धक से रह गया। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? जख्मी उंगलियों से खून जो रसा तो कीमती कपड़े जो वो सी रही थी वो सब खराब हो गए। अब क्या होगा? कपड़ों की मालका तो बाद में कुछ कहेगी। ज़रीना जो बस अब सोकर उठने ही वाली थी, वो तो उसे जान से मार देगी। बस जल्दी से इसने कपड़े उठाए और भागकर कुएं पर पहुंच गई। दुआ मांग रही थी, मेरे अल्लाह, जब तक मैं ये कपड़े धो ना डालूं, मेरी बहन सोती ही रहे। कुएं की जुगत पर काई लगी हुई थी, बड़ी फिसलन थी। शरीना पानी का डोल ऊपर खींच रही थी कि इसका पांव फिसल गया। वो धड़ाम से कुएं में गिर गई। बेचारी शरीना, फूल की तरह मासूम खूबसूरत शरीना डूबती गई, यहाँ तक कि कुएं की तह में पहुंच गई। वो बेहोश हो चुकी थी। कई घंटे बीत गए तो उसे होश आया। इसने आंखें मलकर देखा, वो 3 कोने वाले बाग में घास पर लेटी थी। ये घास चूजे की रुई की तरह नरम, धान की कोंपल की तरह हरी और फूल की भीगी हुई पंखड़ी की तरह ठंडी थी। चारों तरफ फूल ही फूल थे। उसे इन कपड़ों का ढेर याद आ गया जो वो सीते सीते छोड़ आई थी। वो कपड़े भी इन फूलों की तरह रंग बिरंगे थे। इससे भी ज़्यादा रंग इन चिड़ियों और तितलियों में थे जो इठलाती गीत गाती फिर रही थीं। इसका जी चाहा रात की नींद पूरी कर ले और सो जाए। वो सोच ही रही थी कि एक तितली उड़ती उड़ती आई और इसके होंठों पर रेंगने लगी। तितली के पैर रेशम के धागे की तरह लचकदार थे। शरीना के होंठों पर गुदगुदी सी होने लगी। वो खिलखिलाकर हंस दी और उठकर बैठ गई। बरसों के बाद ये मौका आया कि उसे हंसी आई। वो उठकर बाग में टहलने लगी। बाग के 3 कोने थे। शरीना जब पहले कोने की तरफ गई तो क्या देखती है कि वहाँ एक बावर्ची खाना है। ऐसा नहीं जैसे फोड़ घरों में होता है, धुएं से काला, मकड़ी के जाले और चारों तरफ से बिसांद आती हुई। ना, बिल्कुल नहीं।
ये तो बड़ा साफ सुथरा बावर्ची खाना था। साफ सुथरे बर्तन करीने से सजे हुए रखे थे, उजली दीवारें, ना बदबू ना बिसान। चूल्हे में बड़े जोर की आग रोशन थी। ऊपर एक पतीली चढ़ी हुई थी और खूब भाप निकल रही थी। शरीना ने बावर्ची खाने में कदम रखा ही था कि पतीली में से आवाज़ आई, मैं पुलाव हूँ पुलाव, चूल्हे की आग बुझाओ, मुझे तश्तरी में निकालो, मुझे जलने से बचा लो। शरीना ने जल्दी से पतीली चूल्हे पर से उतार ली और पुलाव को एक बड़ी सी तश्तरी में निकाल कर रख दिया। गरम गरम पुलाव पर ज़ाफ़रान के छींटे पड़े हुए थे। पुलाव की मज़ेदार खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। उसे भूख भी लग रही थी, मगर इसने पुलाव नहीं खाया, इसलिए कि वो नदीदी नहीं थी। घर वालों की इजाज़त के बगैर भला वो इनका पुलाव कैसे खाती। वो बाहर आ गई। बाग में अब हल्की हल्की धूप फैल गई थी। धूप में ऐसी चमक थी जो नन्हे मुन्ने बच्चों की आंखों में उस वक़्त होती है जब अच्छा काम करने पर उन्हें मिठाई खाने को मिलती है। चलते चलते शरीना 3 कोने वाले बाग के दूसरे कोने में पहुंची। वहां अंगूर की एक घनी और लंबी बेल छप्पर पर फैली हुई थी। अंगूर घुंघरुओं की तरह गोल और उन बच्चों के दांतों की तरह चमकदार थे। इनमें मीठा मीठा रस इस तरह भरा हुआ था जैसे मक्खी के छत्ते में शहद। वो जैसे ही अंगूर की बेल के करीब गई, सब अंगूर एक साथ बोल उठे, हम अंगूर हैं अंगूर, हमें खा लेंगे लंगूर, हमें खतरे से निकालो, लंगूरों से बचा लो। शरीना ने जल्दी जल्दी सारे पके हुए अंगूर तोड़ डाले और करीब रखी हुई टोकरियों में भरकर एहतियात से ढककर रख दिए। उसका जी तो चाह रहा था, मगर इसने अंगूर चखे तक नहीं, इसलिए कि बाग के माली से उसने इजाज़त नहीं ली थी। अब वो बाग के तीसरे और आखिरी कोने में जा पहुंची। ये कोना पहले दोनों कोनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सबसे खूबसूरत चीज़ जो थी वो एक छोटी सी झोपड़ी, बिल्कुल सफ़ेद, इतनी सफ़ेद जितना शरीना के मरहूम अब्बा मियाँ का वो कुर्ता हुआ करता था जो वो जुम्मे को नहाकर पहनते थे और नमाज पढ़ने मस्जिद जाते थे। इस झोपड़ी के चारों तरफ बगले के धुले धुले सफ़ेद परों की झालर लगी हुई थी और अंदर एक नाजुक खुरों वाली खूबसूरत हिरनी बैठी थी। ये हिरनी भी सफ़ेद थी, जैसे दूध और मैदे से बनी हो, इतनी मासूम जितना गुलहरी का बच्चा। हिरनी शरीना को देखकर बड़ी मीठी आवाज़ धीमे लहजे में बोली, मैं हूँ करनी भरनी, आती है घास भी चरनी, अच्छी हो मेरी दुआ लो, हो बुरी तो जान बचा लो। इसका क्या मतलब है? शरीना ने बड़े अदब से पूछा। सफ़ेद हिरनी ने जवाब दिया, इसका मतलब ये है मैं करनी भरनी हूँ, यानी जो जैसा करता है इसको वैसा ही फल देती हूँ। अगर तुम अच्छी लड़की हो तो मेरी दुआएं और इनाम लो, अगर बुरी लड़की हो तो मेरे अजाब से बचो। शरीना ने हिरनी से कहा, मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ। सफ़ेद हिरनी बोली, अगर मेरी दुआएं चाहती हो तो मेरी खिदमत करो। वैसे तुम अच्छी लड़की मालूम होती हो, तुमसे पुलाव की पतीली खुश है कि तुमने उसे जलने से बचा लिया, तुमसे अंगूर की बेल भी खुश है, अगर तुम उसके पके हुए अंगूर तोड़कर टोकरियों में ना रख देती तो उन्हें यकीनन लंगूर खा जाते। अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा। शरीना ने अदब से जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूँगी, तो जाओ मेरे खाने का इंतज़ाम करो। सफ़ेद हिरनी कहने लगी, मैं सुबह में पुलाव खाती हूँ, दोपहर को अंगूर और शाम को इस बाग की घास, मगर ख्याल रखना कि ये हरी घास नहीं जो तुम्हें चारों तरफ नज़र आ रही है। गौर से देखोगी तो इसमें कहीं कहीं सफ़ेद घास भी मिली हुई है, वही सफ़ेद घास मैं खाती हूँ, तुम्हें इसका इंतज़ाम रोज़ाना करना पड़ेगा। शरीना खूब मज़े से सफ़ेद हिरनी के साथ रहने लगी। सुबह वो पुलाव पकाती, दोपहर को अंगूर तोड़ती और शाम को हरे घास में से सफ़ेद घास चुनती और सफ़ेद हिरनी की खिदमत में पेश कर देती। इस काम में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, मगर वो मेहनत से मुंह मोड़ने वाली नहीं थी। मेहनत की तो वो आदी थी। हर अच्छा आदमी मेहनत का आदी होता है। जब उसे काम से फुर्सत मिलती तो वो सफ़ेद हिरनी को अच्छे अच्छे गीत सुनाती
और जब सफ़ेद हिरनी बाग की नरम नरम घास पर कुलेलें करते करते थक जाती तो वो इसकी टांगें दबाती। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शरीना को अपनी बहन जरीना याद आ गई, अपना घर याद आया। उसने सफ़ेद हिरनी से कहा, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सफ़ेद हिरनी शरीना से बहुत खुश थी। जितने दिन वो उसके साथ रही, इसने जिम्मेदारी, वक़्त की पाबंदी, हमदर्दी और मेहनत से अपने पूरे काम किए। सफ़ेद हिरनी इसका दिल मैला नहीं करना चाहती थी। इसने कहा, शरीना तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले मेरा इनाम लेती जाओ। ये कहकर इसने अपना नाजुक सा खुर शरीना के चेहरे पर फेर दिया। शरीना पहले क्या कम खूबसूरत थी, सोने पे सुहागा वो और खूबसूरत हो गई। फिर इसने खूबसूरत शरीना को कीमती जेवरात से लाद दिया और उसे इतने रुपए दे दिए कि अंगूरों की तमाम खाली टोकरियां रुपयों से भर गईं। सफ़ेद हिरनी के हुक्म से ये टोकरियां लंगूरों ने एक शतरमुर्ग पर लाद दीं। शरीना भी इसी शतरमुर्ग पर बैठ गई। शतरमुर्ग ने भागना शुरू किया। वो इतनी तेज़ी से भागा कि शरीना इसकी कमर पर डोलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अब लुढ़की जब लुढ़की। डर के मारे इसने आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं तो देखा वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। नीचे उतरते ही शतरमुर्ग ने छलांग लगाई और ये जा वो जा और नज़रों से गायब हो गया। रुपयों की टोकरियां भी साथ ले गया। शरीना उसे आवाज़ें देती ही रह गई। शरीना की आवाज़ें सुनकर जरीना घर से निकल आई। वो शरीना को अंदर ले गई और उसे मारना शुरू कर दिया। कमबख्त कहीं की कहाँ चली गई थी? कपड़ों के मालिक ने नाक में दम कर रखा है। मुझसे नहीं सिलते थे, मैंने कपड़ों को आग लगा दी। अब वो रोज़ आकर मुझे मारते हैं, मैं तुझे मारूंगी। जरीना चिल्लाती गई और शरीना को पीटती गई। शरीना बेचारी कहती रही, मेरी आपा जान मेरी बात तो सुनो, मैं सफ़ेद हिरनी की अजीब बस्ती में थी, मैं रुपए लाई हूँ। इस पर जरीना को और गुस्सा आया और बोली, मुझे बेवकूफ़ बनाती है, हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं, कहाँ है वो रुपए? तू झूठ बोलती है। ये कहती रही और उसे पीटती रही। शरीना आखिर कहाँ तक चोटें बर्दाश्त करती, बेचारी बेहोश हो गई। उधर दरवाजे पर दस्तक हुई। जरीना ने बाहर आकर देखा तो मियाँ शतरमुर्ग खड़े हाँप रहे थे। जरीना को देखकर बोले, उफ, मुझे दोबारा आना पड़ा। कहाँ है तुम्हारी बहन? उससे कहो कि अपनी टोकरियां संभाले। जरीना ने पूछा, इन टोकरियों में क्या है? शतरमुर्ग ने जवाब दिया, रुपए हैं बीबी। ये रुपए शरीना को सफ़ेद हिरनी ने इनाम में दिए थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले उसे यहाँ छोड़ने आया था। मैं ये समझा कि शरीना ने ये टोकरियां उतार ली होंगी, लिहाजा मैं वापस लौट गया। वो तो कहीं रास्ते में मुझे कुछ भारी भारी महसूस हुआ, वरना मैं तो सफ़ेद हिरनी के बाग में वापस भी पहुंच चुका था। संभालो अपनी टोकरियां। जरीना बोली, ये तो वाकई सच है कि शरीना सफ़ेद हिरनी के पास गई थी, नहीं तो क्या झूठ है? शतरमुर्ग ने टोकरियां अपने कमर पर से ज़मीन पर गिराते हुए जवाब दिया। दुम हिलाई, पर झाड़ डाले और चलने के लिए मुड़ा ही था कि जरीना ने एक के बाद एक कई सवाल कर डाले। अरे भाई शतरमुर्ग, ये तो बताते जाओ कि ये अजीब बस्ती है कहाँ? सफ़ेद हिरनी कौन है? किस बात का इनाम देती है? शतरमुर्ग बोला, सुनो बीबी, मैं तो सवारी हूँ। सवारी से सफ़र का हाल नहीं पूछा जाता, मुसाफिर से पूछा जाता है। शरीना से पूछ लो। मगर शरीना तो बेहोश है। शतरमुर्ग ने जवाब दिया, उसे होश में लाओ और हाँ, खबरदार, इन रुपयों में से एक पैसा भी तुम खर्च ना करना, वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं। ये शरीना की मेहनत का फल है। जिसकी मेहनत से रुपए मिलते हैं, सिर्फ उसी को वो रुपया खर्च करने का हक है, समझी? ये कहकर शतरमुर्ग ने एक झुर्री ली और गायब हो गया। जरीना के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वो शरीना को होश में लाए और सफ़र का हाल पूछे। मजबूरन उसे शरीना के तलवे मलने पड़े, उसे पंखा झलना पड़ा,
उसके चेहरे पर गुलाब के अर्क के छींटे देने पड़े। शरीना होश में आ गई। इसने सारी आप बीती जरीना को सुना डाली। जरीना ने सोचा वो भी अजीब बस्ती में सफ़ेद हिरनी के पास जाएगी। ये फैसला करते ही वो अपने कुछ पुराने धुराने कपड़े लेकर सीने बैठ गई। उसे सीना आता नहीं था और मेहनत करने की आदत नहीं थी। रात हुई तो वो ठाठ से लेटकर सो गई। तड़के तड़के चूंकि उसकी आंख खुली तो इसने देखा कि इसकी उंगलियों से खून नहीं निकला, न कपड़े खराब हुए। जरीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने झट अपने पड़ोसी की मुर्गी चुराई, उसे ज़िबा किया, उसका खून अपनी उंगलियों और कपड़ों पर छिड़का और रस्सी के सहारे इस कुएं में उतर गई, जिसकी जुगत पर बड़ी बहन फिसली थी और जिस पर शरीना का पांव फिसल गया था। वो कुएं में गिर गई थी। कुएं की तह में पहुंचकर उसे वही बाग नजर आया, वो 3 कोनों वाला बाग जहां शरीना गई थी। जरीना टहलते टहलते बाग के पहले कोने में पहुंची। वहां बावर्ची खाना था। बावर्ची खाने में चूल्हा था और चूल्हे पर पतीली, और पतीली में से आवाज़ आ रही थी, वही आवाज़ जो शरीना को आई थी। मैं पलाव हूँ पलाव, चूल्हे की आग बुझाओ, मुझे तश्तरी में निकालो, मुझे जलने से बचा लो। जरीना ने पतीलों को इस फोड़पन से उतारा कि वो ज़मीन पर ऊंधी हो गई। आधा पुलाव जिस पर ज़ाफ़रान के छींटे पड़े हुए थे और जिसमें से मज़ेदार खुशबू आ रही थी, इधर उधर बिखर गया। इसने ज़मीन पर गिरा हुआ पुलाव तो तश्तरी में रख दिया और जो पतीली में रह गया था, इधर उधर देखकर कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, वो खुद हड़प कर गई और दुपट्टे के पल्लू से मुंह साफ करती हुई बावर्ची खाने से बाहर आ गई। बाग के दूसरे कोने में शरीना की तरह उसे भी अंगूरों की बेल नजर आई। उसे देखते ही अंगूर अपने घुंघरों जैसे खनाकेदार आवाज़ में बोले, हम अंगूर हैं अंगूर, हमें खा लेंगे लंगूर, हमें खतरे से निकालो, लंगूरों से बचा लो। और लंगूरों ने मुझे काट लिया तो? मगरूर, काहिल और बदसूरत जरीना ये कहकर आगे बढ़ गई। इसने शरीना की तरह पके हुए अंगूर तोड़कर टोकरियों में नहीं रखे। चलते चलते वो बाग के तीसरे और आखिरी कोने में पहुंची। यहाँ इसे दूध के झाग की तरह सफ़ेद हिरनी की झोंपड़ी नजर आई। सफ़ेद हिरनी ने उसे देखा तो बोली, जैसे वो इसकी बहन शरीना से बोली थी, मैं हूँ करनी भरनी, आती है घास भी चरनी, अच्छी हो मेरी दुआ लो, हो बुरी तो जान बचा लो। तुम में खुद कितना दम है, तुमसे भला मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है। जरीना बुड़बुड़ाने लगी, मगर फिर उसे ख्याल आया कि इसने सफ़ेद हिरनी की खुशामद ना की तो इसका मतलब पूरा नहीं होगा। ये सोचकर वो बोली, हाँ हाँ करनी भरनी साहिबा, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। सफ़ेद हिरनी ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे खाने का इंतज़ाम करना होगा। सुबह के वक़्त मैं पुलाव खाती हूँ, दोपहर को अंगूर और शाम को सफ़ेद घास, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस तरतीब में गड़बड़ ना हो। जरीना ने वादा तो कर लिया, मगर अपनी काहिली की वजह से वो उसे पूरा ना कर सकी। सुबह वो देर तक सोए रहने की आदी थी। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो सफ़ेद हिरनी के खाने का वक़्त हो चुका था। इसने सोचा पुलाव पकाने में तो देर लगेगी, दोपहर को पका दूंगी, लिहाजा इसने अंगूर तोड़कर सफ़ेद हिरनी के सामने रख दिए। सफ़ेद हिरनी ने अपने गुस्से को ज़ब्त किया और कुछ ना बोली। दोपहर को इसने पुलाव पकाया, सारे चावल जल गए। जले हुए चावल वो भला सफ़ेद हिरनी को कैसे देती, लिहाजा इसने जल्दी जल्दी घास तोड़कर इसके सामने रख दी। जल्दी में उसे यह भी ख्याल ना रहा कि सफ़ेद हिरनी तो सिर्फ सफ़ेद घास खाती है, हरी घास नहीं खाती। सफ़ेद हिरनी ने फिर गुस्सा ज़ब्त किया और कुछ ना बोली। शाम को जरीना ने फिर पुलाव पकाई और तश्तरी में निकालकर सफ़ेद हिरनी के सामने रख दिया। सफ़ेद हिरनी ने नवाला मुंह में रखा ही था कि थूक दिया। चावल कच्चे थे, नमक कड़वा जहर और ज़ाफ़रान के बजाय धुएं की बू आ रही थी। इसने नहर पर जाकर कुल्ली की और जब मुंह का कड़वापन दूर हुआ
तो इसने जरीना को खूब डांटा और बोली, तुम काहिल, गैर जिम्मेदार और फोड़ लड़की हो। तुमने ना खाना ठीक से बनाया, ना तरतीब का ख्याल रखा, ना तुमने कोई अच्छा काम किया, लिहाजा अपने किए को भरो। ये कहकर सफ़ेद हिरनी ने अपना नाजुक सा खुर जरीना के चेहरे पर फेर दिया। जरीना पहले क्या कम बदसूरत थी, कड़वा करेला तो थी ही, और नीम की तरह चढ़ गई और पहले से ज़्यादा बदसूरत हो गई। अपनी हालत देखकर वो रोने लगी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, ऐसा ना कीजिए करनी भरनी साहिबा, मेरा चेहरा चांद की तरह चमका दीजिए, दौलत से मेरी झोली भर दीजिए। हिरनी बोली, हरगिज़ नहीं, और गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि फ़ौरन यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। जरीना धरना मार कर बैठ गई और कहने लगी, मैं खूबसूरत बने बगैर नहीं जाऊंगी, दौलत लिए बगैर भी नहीं जाऊंगी। सफ़ेद हिरनी को इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपनी झोंपड़ी से बाहर आ गई और उचकने लगी। जितनी बार वो उचकी उतनी बार उसके जिस्म से लाल और हरे रंग के पर झड़े। ज़मीन पर आते ही वो पर बड़े बड़े लाल और हरे रंग के तोते बन गए। देखते ही देखते सैकड़ों तोते चारों तरफ जमा हो गए। इन तमाम तोतों ने अदब से गर्दन झुकाकर पूछा, क्या हुक्म है हमारे लिए? सफ़ेद हिरनी ने रोबदार आवाज़ में जवाब दिया, इस काहिल और फोड़ और लालची लड़की को फ़ौरन मेरे बाग से निकाल दो। बस हुक्म की देर थी। सारे तोते जरीना पर पल पड़े। किसी ने इसके मुंह पर काटा तो किसी ने नाक पर, किसी ने इसकी उंगलियां कुतर डालीं तो किसी ने कमर को छलनी कर दिया। वो रोती पीटती बाग से भागी। बाग के फाटक से निकलकर वो बेहोश हो गई और एक दरख्त के नीचे धड़ाम से गिर पड़ी। उस दरख्त पर हरे हरे पत्तों में छुपा हुआ काले रंग का एक तोता बैठा हुआ था। इसकी चोंच टेढ़ी और आंखें डरावनी थीं। जब हीरे और लाल तोते जरीना को बाग से बाहर धकेलकर वापस चले गए तो काला तोता दरख्त से नीचे उतरा, जरीना के सिराने बैठ गया और रोने लगा। इसके मोटे मोटे आंसू जरीना की बदसूरत चेहरे पर टपकने लगे। काले तोते के जितने आंसू टपकते गए, जरीना के चेहरे की स्याही धुलती गई। वो खूबसूरत होती गई। इसके चेहरे और जिस्म पर लाल और हरे तोतों के कांटे से जो जख्म हो गए थे वो भी भर गए। देखते ही देखते वो बेहद खूबसूरत, बेहद सेहतमंद हो गई। अभी वो हैरत से अपनी बदली हुई हालत को देख रही थी कि काला तोता बोला, अब तो मिजाज ठीक है तुम्हारे। जरीना ने जल्दी से जवाब दिया, खुदा का शुक्र है। लेकिन उसे ये पता ना चल सका कि इसकी मिजाज पुरसी किसने की है। अभी वो इसी उलझन में थी कि काला तोता उड़कर इसके कंधे पर बैठ गया और बोला, घबराओ मत जरीना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जरीना ने कई सवाल कर डाले। काला तोता मीठी ज़बान में बोला, घबराओ नहीं, मैं दरख्त पर बैठा तुम्हारी हालत देख रहा था जो मुझसे नहीं देखी जा रही थी। तुम्हारे चेहरे से खून बह रहा था और तुम तकलीफ से हाय हाय कर रही थी। तुम्हारी हालत पर मुझे रोना आ गया। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। मुझे भी सफ़ेद हिरनी ने इसी तरह सज़ा दी थी। वो क्यों? जरीना ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, तुम्हें सुनाऊंगा। काले तोते ने जवाब दिया, लेकिन पहले एक वादा करो, वो ये कि आज से तुम मुझे अपना भाई मानोगी, मेरा कहना भी मानोगी और मेरे साथ रहोगी। जरीना बोली, मैं पक्का वादा करती हूँ। आखिर तुमने मेरी बदसूरती को खूबसूरती में बदला है, मेरे ज़ख्म ठीक किए हैं। तुम मेरे भाई नहीं तो और कौन हो? मेरी एक बहन थी, शरीना उसका नाम था, वो भी जुदा हो गई। अब तुम ही मेरे साथी हो और मेरे भाई हो। काले तोते ने खुशी से पर फड़फड़ाए और कहा, घबराओ मत, मैं तुमको तुम्हारी बहन से भी मिला दूंगा। लेकिन अभी तो हमें सफ़ेद हिरनी की कैद से निकलना है। हम इसके बाग से निकल आए, मगर बाग के बाहर भी हज़ारों मील तक सफ़ेद हिरनी की हुकूमत है। मैंने एक तरकीब सोच ली है, चलो अब निकलने की कोशिश करें। भाई ज़रा रुक कर चलेंगे, थोड़ा आराम कर लें, तब तक तुम अपनी कहानी ही सुना दो। जरीना ने दरख्त के तने से टेक लगाते हुए कहा, अच्छा तो सुनो,
काला तोता जरीना के कंधे से उड़कर ज़मीन पर आ बैठा और अपने काले काले पर पीली पीली धूप में फैलाकर कहने लगा, आज से कुछ दिन पहले तक सफ़ेद हिरनी के दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत थी। ये बहुत सारे तोते जो तुमको बाग से बाहर धकेल गए हैं, सब मेरे इशारों पर काम करते थे। सफ़ेद हिरनी की हुकूमत का सारा काम इन्हीं के ज़िम्मे है। मैं इन सब का निगरान था और ये सिपाही थे और मैं कप्तान था। सफ़ेद हिरनी मुझसे बहुत खुश थी। इसने पुलाव नगर की जागीर भी मुझे अता कर दी थी। पुलाव नगर इसकी सल्तनत के सबसे अच्छी जगह है, जहाँ हर वक्त पुलाव पकता रहता है। भूले भटके मुसाफिर यहाँ आते हैं और खूब पेट भरकर खाते हैं। पुलाव नगर जब मेरी जागीर में आया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने अपना महल पुलाव नगर के बीचों बीच दूध के फवारे के सामने बनवाया और मैं मज़े से रहने लगा। सुबह सवेरे नन्ही चिड़ियाँ सुरीली आवाज़ में मुझे जगाती, शबनम के कतरों से मेरा मुंह धोती, ताज़े ताज़े अंगूर का रस और हरी हरी मिर्चें देती। जब मेरा दिल घबराता तो सब मिलकर कानों में रस घोलने वाले नगमे सुनाती। ऐसे ही नगमे वो रोज़ाना मुझे सुनाती। जब मुझे गर्मी लगती तो अपने सुनहरे परों से पनका झलती और सर्दी लगती तो रुई के गाले जमा करके लाती। जरीना बहन, तुमसे क्या छुपाना, हुआ ये कि इतने ऐशो आराम में पड़कर मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल गया, सुस्त और लापरवाह हो गया। मैं पहले उठकर सुबह खुदा का नाम लिया करता था, लेकिन अब मैं 10 बजे तक पड़ा खराटे लिया करता हूँ। ये तमाम लाल और हरे तोते मेरी निगरानी में थे। इनके साथ भी मेरा सलूक अच्छा ना था। अब तुम खुद सोचो, जब मुसीबत आती है तो बुरा भला देखकर नहीं आती। हमारी सरहद के करीब गीदड़ों की हुकूमत थी। मौका पाकर एक रात उन्होंने सफ़ेद हिरनी की हुकूमत पर हमला कर दिया। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तीर और तलवार से लैस होकर बहादुरों की तरह मैदान में आता, लेकिन मैं बड़े आराम से बैठा अंगूर का शरबत पीता रहा, मोर का नाच देखता रहा, बुलबुल के नगमे सुनता रहा। सिपाही बार बार आकर मुझे खबर दे रहे थे कि जल्दी चलिए, दुश्मन शहर के करीब आ गए हैं, लेकिन मुझे होश ना आया। गीदड़ों ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। मेरे महल में मेरा नौकर एक सफ़ेद तोता था। उससे अपने मुल्क की हालत देखी ना गई। वो फ़ौरन अपनी नंगी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ा और देखते ही देखते गीदड़ों के छक्के छुड़ा दिए। सब गीदड़ उल्टे पैर भाग गए, लेकिन वो बहादुर तोता भी जिंदा ना रह सका। चलते चलते गीदड़ उसकी जान भी लेते गए। हमारी फौज का वो अकेला सिपाही था जिसने नामालूम कितने गीदड़ों के साथ उनके सरदार को भी मौत के घाट उतार दिया और अपने मुल्क और नेक मलका सफ़ेद हिरनी के नाम पर जान दे दी। सफ़ेद हिरनी इस बहादुर तोते की मौत पर बेहद रंजीदा हुई। इसने बड़े एहतमाम से इसका मकबरा बनवाया। अपनी रियाया से कहा कि वो इस बहादुर शहीद की इज़्ज़त करें। यही हुक्म उसने मुझे भी भिजवाया, लेकिन मैंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैंने गरूर से तन कर कहा कि मैं किसी हालत में ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए आपकी हुकूमत में कोई दूसरा मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त के लायक समझा जाए। सफ़ेद हिरनी मेरे इस जवाब पर बहुत नाराज़ हुई। उसने कहा, हर वो शख्स जो बहादुरी और भलाई का काम करे इज़्ज़त के लायक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मैं मानती हूँ कि वो सिपाही तुम्हारा मातहत था, चूँकि इसने अपनी जान देकर लाखों शहरियों की जानें बचाईं। इसने अपनी हिम्मत के साथ सच्चाई की जंग लड़ी, इसलिए इसकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर तुम इस बात को तस्लीम करने से इनकार करते हो तो फ़ौरन मेरी हुकूमत से निकल जाओ। मैंने लाख जतन किए, लेकिन जिस तरह एक बार कमान से निकला हुआ तीर दोबारा वापस नहीं आता, उसी तरह सफ़ेद हिरनी का दिया हुआ हुक्म भी वापस नहीं लिया जा सकता। जब मैं सीधी तरह ना गया तो इसने सिपाही तोतों के ज़रिए मुझे अपने बाग से बाहर निकलवा दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम निकाली गई हो। जिस तरह तुम्हें इसने बदसूरत कर दिया था, इस तरह मेरा रंग भी स्याह कर दिया। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ और वो मुझ पर और भी नाराज़ हो गई। बोली, मैं अपना फ़ैसला बदल नहीं सकती, तुम फ़ौरन मेरे बाग से निकल जाओ।
तुम जिंदगी भर सया रहोगे। तुम्हारे आंसू जिस पर भी टपकेंगे वो चीज़ पहले से कई गुना खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे ये आंसू तुम पर कोई असर नहीं करेंगे। तुम ही सोचो, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई ना कि जैसे कुएं में रहने वाला मेंढक प्यास से तड़पे। अपनी कहानी सुनाकर काला तोता खामोश हो गया और जरीना की तरफ देखने लगा। जरीना बोली, हाँ भाई, तुम्हारी दास्तान इबरत के लायक है और इबलीस से मिलती जुलती है। जिस तरह इंसानों का पुतला बनाकर अल्लाह मियाँ ने इबलीस को हुक्म दिया कि वो उसे सजदा करे, इबलीस ने नाफरमानी की, जिसकी सज़ा में उसे आसमान से निकाल दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारा हाल भी हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो जो ये मुसीबत आन पड़ी है, इससे निजात हासिल करने का सोचो। काला तोता बोला, पहले हम कुछ खा पी लें, ज़रा हवास ठिकाने आएँ तो कुछ सोचें। दोनों उठ खड़े हुए। उजाड़ बियाबान जंगल में घास फूस और कांटेदार दरख्तों के सिवा दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें कुछ बदमज़ा जंगली फल मिले, जो वो जमा करके एक दरिया के किनारे लाए और बैठकर खाने लगे। दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा सा भूरा मेंढक भी बैठा हुआ था। काले तोते और जरीना को रंजीदा देखकर इसने पूछा, तुम लोगों पर क्या मुसीबत आन पड़ी है? खैर तो है? अरे मियाँ भूरे मेंढक, खैर ही तो नहीं है। काले तोते ने जंगली बेर खाते हुए कहा, बस हम सफ़ेद हिरनी की हुकूमत से बाहर निकल जाएं, तब समझो खैरियत है। यहाँ हम आराम से नहीं रह सकते। नामालूम और क्या ख़ता हो जाए जिसकी हमें सज़ा भुगतनी पड़े। लेकिन हाँ, खूब याद आया, मियाँ मेंढक, तुम तो सफ़ेद हिरनी के ख़ास कारिंदे हो, तुम्हारा कहना तो वो ज़रूर मानेगी। भूरे मेंढक ने जवाब दिया, मेरा तो नहीं, हाँ, हमारे बादशाह का कहना वो ज़रूर मानेगी। तो खुदा के वास्ते अपने बादशाह से हमारी सिफारिश करा दो। काले तोते ने जल्दी जल्दी बहुत से बेर, जंगली रस भरियाँ इसके सामने डालते हुए कहा, लो भैया, ये तुम खाओ, अपने बाल बच्चों को खिलाओ और जैसे भी हो सिफारिश करके सफ़ेद हिरनी से मेरी जागीर मुझे वापस दिलवा दो। ये सुनकर भूरे मेंढक को सख्त गुस्सा आया और गुस्से से उसकी तोंद फूल गई। बोला, खबरदार, अब जो दोबारा ऐसी बात की, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। लेकिन मुझे रिश्वत से नफ़रत है। जहाँ रिश्वत का दौर दौरा हो, उस मुल्क की तरक्की रुक जाती है। अरे ले क्यों नहीं लेते टर्टर के अब्बा? मेंढक की बीवी ने पानी में से सर निकाला और बोली, बच्चे कितने दिनों से बेर और रस भरियाँ खाने को तरस रहे हैं। हरगिज़ नहीं, भूरे मेंढक ने तुनक कर जवाब दिया, रिश्वतखोरी से ईमान चला जाता है। काला तोता मायूस होकर जरीना की तरफ देखने लगा। जरीना बोली, चलो भैया, अब तो खुद ही कोशिश करना पड़ेगी। वक़्त पड़ने पर कोई किसी के काम नहीं आता। काले तोते ने कोई जवाब ना दिया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। सोच ली, बस एक तरकीब सोच ली, ये कहकर वो खुशी से जो उछला तो धड़ाम से दरिया में गिर पड़ा। दरिया में नीला नीला पानी मौजें मार रहा था। काले तोते ने बड़े हाथ पैर मारे। काला तोता डूबता ही चला गया। जरीना भी तैरना नहीं जानती थी। वो दरिया के किनारे खड़ी चिल्लाती रही। काला तोता डूबता ही चला गया। एक जगह उसके पैर ज़मीन से लगे। अपनी ज़िंदगी की तरफ से नाउम्मीद हो गया था। कुछ उम्मीद बंधी तो उसने आंखें खोली और देखा तो एक अजीब समा था। ये मेंढकों की बस्ती थी। उम्दा उम्दा मकान, सजी हुई दुकानें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, जिन पर लातादाद पीले पीले मेंढक फुदक रहे थे। काले तोते ने इत्मीनान का सांस लिया और अपने भीगे हुए पर झटक डाले। बदतमीज़, एक तरफ से आवाज़ आई। इसने घूम कर देखा, एक मेंढकी खड़ी थी। मेंढकी का रंग बिल्कुल पीला था। काला तोता घबरा गया। मेंढकी फिर बोली, तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं, मेरे सारे कपड़े भिगो कर रख दिए, अब मुझे ज़ुकाम हो जाएगा। अच्छी। मेंढकी को वाकई ज़ुकाम हो गया। इसने काजी की अदालत में काले तोते पर मुकदमा दायर कर दिया और इल्ज़ाम ये लगाया कि काला तोता एक गैर मुल्की है और बग़ैर पासपोर्ट के
मेंढका बाद में घुस आया है। काजी की अदालत से उसे 6 महीने कैद की सख्त सज़ा मिली। दिन में एक वक्त बस सूखी सड़ी मिर्चें खाने को मिलती। रात भर मच्छरों के काटने से उसे नींद न आती। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। कैद खाने के एक कोने में वहाँ एक झिंगर रहा करता था। झिंगर रात भर जागता रहता। काले तोते को भी नींद न आती। दोनों रात भर बातें करते रहते। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन काले तोते ने झिंगर को ज़रा मूड में पाया तो बोला, प्यारे झिंगर, क्या तुम मुझे इस कैद खाने से निजात दिला सकते हो? झिंगर बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, बाहर देखो, पहरेदार ऊँघ रहे हैं, लेकिन इनकी नींद अभी पक्की नहीं हुई। मैं अभी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करता हूँ, ये समझेंगे कि रात हो गई है। मैं आम तौर से रात के सन्नाटे में ही बोलता हूँ। जब ये पहरेदार गहरी नींद सो जाएं, तुम कैद खाने की सुलाखें काटकर भाग निकलना। काले तोते ने ऐसा ही किया। झिंगर बोलने लगा। सन्नाटे में झिंगर की आवाज़ ने लोरी का काम किया। ऊँघते हुए पहरेदार गहरी नींद सो गए। कैद खाने की सुलाखें मछली की हड्डियों से बनी हुई थीं। काले तोते ने अपनी चोंच को आरी की तरह चलाया, सुलाखें काट डालीं और वहाँ से भाग निकला। कैद खाने से बाहर आकर उसे जरीना का ख्याल आया। वो इस मुसीबत में तो सब कुछ भूल गया था। जरीना कैसी होगी, कहाँ होगी, सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और चलते चलते वो मेंढकाबाद की आबादी से बहुत दूर निकल आया। जैसे जैसे वो मेंढकाबाद से दूर होता गया, एक नई बस्ती इसके करीब आती गई। ये बस्ती मेंढकाबाद से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। काला तोता हैरत से आंखें फाड़े इस बस्ती के आलीशान मकान, हसीन चमन और साफ सुथरी सड़कें देख रहा था कि एक तरफ से आवाज़ आई, ए जनाब, कौन हो तुम? काले तोते ने देखा, ये भी एक मेंढक ही की आवाज़ थी। मेंढक का रंग पीला नहीं बल्कि भूरा था। एक सौदागर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। काले तोते ने जल्दी से बात बनाई। उसे ये डर था कि उसके पास यहाँ आने का इजाज़तनामा नहीं था और उसे ये भी डर था कि शायद वो पकड़ा ना जाए। भूरे मेंढक ने हमदर्दी से कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम टर्टर नगर की सरहद में हो। हमारा बादशाह बहुत रहमदिल है, वो बाहर से आने वाले सौदागरों की बड़ी इज्जत करता है। काला तोता बोला, फिर मुझे भी अपने रहमदिल बादशाह के पास ले चलो। भूरा मेंढक काले तोते को अपने साथ अपनी बस्ती टर्टर नगर के रहमदिल बादशाह के दरबार में ले गया। बादशाह ने उसकी बड़ी कदर की। उसे अपने दस्तरखान पर अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद बादशाह ने काले तोते से कहा कि सौदागर, अब तुम वो सारा सामान हमारी खिदमत में पेश करो जो तुम अपने मुल्क से यहाँ फ़रोख्त करने के लिए लाए हो। काला तोता एकदम सटपटा गया। वो सौदागर तो था नहीं, ना उसके पास कोई कीमती सामान था। वो क्या पेश करता? अचानक एक तरकीब इसके जहन में आ गई। इसने अपने बाजुओं से 2 लंबे लंबे काले पर नोचे और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिए और बड़े अदब से बोला, आलम पना, रास्ते में मुझे लुटेरों ने लूट लिया। एक एक पाई छीन कर ले गए। ये 2 चप्पू मैंने अपने परों में छुपा लिए थे। अब मेरे पास सिर्फ यही नजराना आपके लिए रह गया है। इन चप्पुओं की खासियत ये है कि इनसे अगर आप अपनी कश्ती चलवाएं तो वो कभी नहीं डूबेगी, चाहे तूफान में क्यों ना गिर जाए या भंवर में फंस जाए। ये चप्पू हर जगह उसे बचा लाएंगे। टर्टर नगर का भूरा बादशाह चप्पू देखकर बेहद खुश हुआ। बोला, ए सौदागर, तूने मेरे मन की चीज़ पेश की है। इतने स्याह, इतने चमकदार चप्पू मैंने आज तक नहीं देखे। फिर अचानक बादशाह रंजीदा हो गया। काले तोते को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा, आलम पना, अभी तो आप बहुत खुश थे, एकदम गमगीन क्यों हो गए? आपका चेहरा आड़ू के फूल की तरह गुलाबी था, अचानक सरसों के फूल की तरह पीला क्यों पड़ गया? बादशाह ने सर्द आह भरी और जवाब दिया, अफसोस, ये चप्पू मेरे किस काम के? मेरी रानी बेहद बदसूरत है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बदसूरत रानी के साथ सैर करूं और वो कश्ती के
इतने खूबसूरत चप्पू देकर अफसोस करे और ये ना सोचे कि खूबसूरत बादशाह, कश्ती भी खूबसूरत, चप्पू भी खूबसूरत, सिर्फ वो ही इतनी बदसूरत क्यों? काला तोता जल्दी से बोला, सिर्फ हुक्म की देर है आलम पना, ये खादम रानी को इस कदर हसीन बना देगा कि दुनिया में इस जैसी दूसरी कोई रानी नहीं होगी। आप रानी साहिबा को दरबार में बुलवाइए। मेंढकी रानी को दरबार में लाया गया। इसका रंग अंधेरी रात की तरह काला था। इसके साथ इसकी कनीज़ें भी थीं। वो अपनी रानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थीं। काले तोते ने बादशाह से कहा कि वो कनीज़ों को गाने का हुक्म दें। साज बजाने वाले गम का साज छेड़ें और कनीज़ें दुख का गीत गाएं। बादशाह ने हुक्म दिया तो गम के साज छिड़ गए। कनीज़ों की आवाज़ें बड़ी सुरीली थीं। उनकी आवाज़ में दर्द था और वो गा रही थीं, टर 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 टर, रोए सारा शहर, भूरा भूरा सुंदर राजा, देश पे सुख की बीन बजाता, औरों का वो काम बनाता, उसका काम नहीं बन पाता, मुश्किल को आसान कर, रोए सारा शहर, औरों को सुंदरता देता, खुद सुंदर ना होने पाए, दूर देश का एक सौदागर, देश हमारे आए, रानी को सुंदर कर, रोए सारा शहर, टर 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 टर। सारे दरबार में कनीज़ों का दुख भरा गीत गूंज रहा था। सब खामोश थे। रानी भी चुप थी। उसकी आंखें भर आईं। काला तोता रो रहा था। उसके आंसू बदसूरत रानी के चेहरे पर टपक रहे थे। जैसे जैसे आंसू टपकते गए, मेंढकी रानी खूबसूरत होती गई। इसका चेहरा गुलाब की तरह ताज़ा हो गया। इस पर पानी की लहरें जैसे शोख और चमकी आ गई। वो इतनी हसीन नजर आने लगी कि उससे मुकाबले की किसी में ताब न थी। दरबारी खुशी से चिल्ला उठे। बादशाह खिलखिलाकर हंस दिया। मेंढकी रानी आईने में अपना मुखड़ा देखकर मुस्कुरा दी। बादशाह ने आगे बढ़कर काले तोते को गले लगा लिया और बोला, मेहरबान दोस्त, तुमने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। अब मेरी सल्तनत के मालिक तुम हो। काले तोते ने कोई जवाब ना दिया। वो अपनी बुरी आदतों पर पछता रहा था। उसे सफ़ेद हिरनी याद आ रही थी, जिसने उसे ये सज़ा दी थी कि वो अपने आंसुओं से दूसरों को खूबसूरत बना दे, लेकिन खुद वो खूबसूरत ना बन सके। कितनी अच्छी सज़ा थी ये। आज उसी सज़ा की बदौलत वो बादशाह बनाया जा रहा था। सफ़ेद हिरनी कितनी अच्छी है, कितनी रहमदिल है। अगर वो अपने आंसुओं से खुद भी खूबसूरत बन सकता तो वो और ज़्यादा लालची, मगरूर और खुदगर्ज़ हो जाता। ये सोचते सोचते वो चौंक पड़ा और बादशाह को जवाब दिया, नहीं जनाब आली, आपकी सल्तनत आपको मुबारक हो। मैं तो अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ। अब मैंने काहिली और गरूर से तौबा कर ली है। आप बस इतनी ज़हमत कीजिए कि मेरे साथ हमारी मलका सफ़ेद हिरनी के पास चलिए और सफ़ेद हिरनी से मेरा और मेरी बहन जरीना का कसूर माफ़ करवा दीजिए। बस इतनी सी बात। टर्टर नगर के भूरे बादशाह ने कहा, सफ़ेद हिरनी खुद नेक है और नेक लोगों से मोहब्बत करती है। जिसकी नीयत साफ़ हो, जिसने दिल से तौबा कर ली हो, उसकी कदर करती है। तुमने अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। आओ मैं तुम्हें इसके पास ले चलूँ। काला तोता भूरे बादशाह की कश्ती में उसकी खूबसूरत रानी और भूरे बादशाह के साथ बैठकर चला। कश्ती काले तोते के परों के चप्पुओं से चल रही थी। थोड़ी देर बाद कश्ती किनारे पर पहुंची तो काले तोते की खुशी की इंतहा ना रही। इसने देखा वहाँ जरीना बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। करीब ही वो भूरा मेंढक बैठा था, जिसे रिश्वतखोरी से नफरत थी। जरीना को देखकर काला तोता बोला, जरीना बहन, तुम्हें मालूम है दरिया में मुझ पर क्या गुजरी? मैंने अब सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। मुझे सब मालूम है। जरीना ने जवाब दिया, अरे वाह, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ? काले तोते ने ताज्जुब से पूछा। मुझे इस मेंढकी ने सब कुछ बता दिया है। जरीना ने उस भूरे मेंढक की तरफ इशारा किया जो इसके करीब बैठा हुआ था। जब तुम पानी में डूबे थे, इसने भी दरिया में छलांग लगा दी थी और ये तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही वापस आया है। काले तोते को ये सुनकर बेहद खुशी हुई
वो जरीना को लेकर टर्टर नगर के भूरे बादशाह के साथ सफ़ेद हिरनी की खिदमत में हाजिर हुआ। सफ़ेद हिरनी इनको देखते ही बोली, शाबाश काले तोते, शाबाश शाबाश जरीना, मुझे सब मालूम हो गया है। तुम दोनों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। मैंने एक तितली को इसी काम पर मुकर्रर कर दिया था कि वो तुम्हारी एक एक बात मुझ तक पहुंचाती रहे। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अंजाम देती रही। मैंने तुम दोनों की नीयत की सफाई और सच्चाई भांप ली है। इंसान में अगर ये खूबी हो तो वो अपने इरादों में ज़रूर कामयाब होता है। जाओ, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया और टर्टर नगर के भूरे नेकदिल बादशाह, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। काले तोते को सफ़ेद हिरनी ने दोबारा हरे रंग का खूबसूरत तोता बना दिया। उसे उसका ओहदा और पुलाव नगर वापस कर दिया। जरीना को सफ़ेद हिरनी ने बहुत से हीरे, सोना और रुपये देकर उसी शर्तन मुर्ग पर सवार करके उसके घर पहुंचा दिया, जिस पर सवार होकर उसकी छोटी बहन शरीना घर वापस आई थी। घर पहुंचकर उसे बड़ी हैरत हुई। शरीना ने अपनी बहन के जुल्म और ज़्यादतियाँ भुला दी थीं। घर को सजाया था। वो जरीना को खुशामदीद कहने के लिए घर के दरवाजे पर खड़ी थी। जरीना ने शरीना से पूछा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने जुल्म और काहिली से तौबा कर ली है और मैं सफ़ेद हिरनी से इनाम लेकर घर वापस आ रही हूँ? शरीना मुस्कुरा दी। इसने क्यारी में लगे हुए गुलाब के एक फूल की तरफ इशारा किया, जिस पर एक रंग बिरंगी प्यारी प्यारी तितली बैठी थी। तितली को देखकर जरीना की समझ में सारी बात आ गई। ये वही तितली थी जिसे सफ़ेद हिरनी ने काले तोते और जरीना के हालात जानने के लिए मुकर्रर किया था। जरीना तितली के करीब गई और बोली, अच्छा भी तितली, मुझसे पहले ही आकर तुमने मेरी बहन को सारी कहानी सुना दी। तितली खिलखिलाकर हंसी और फुर्र से उड़ गई। शरीना ने जरीना को गले लगा लिया और बोली, ये तितली बड़ी शौक है। जब मैं सफ़ेद हिरनी के बाग में गई थी और नरम नरम घास पर मेरा लेटने को जी चाह रहा था, तो इसी शरीर तितली ने मेरे होंठों पर गुदगुदी करके मुझे उठा दिया था। उस दिन के बाद से दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगीं। बस्ती के दो नेक और मेहनती आदमियों से दोनों की शादी हो गई। अब ना जरीना शरीना की खूबसूरती की वजह से उस पर जुल्म करती थी, ना उससे जलती थी और ना शरीना को जरीना से कोई शिकायत थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।